नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पर सरकार का बजट सत्र वर्षों में 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी स्कूली बच्चों से संवाद करते हैं। 2018 में इस कार्यक्रम के पहले संस्करण पर जहां 3 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च हुए थे, 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 18 करोड़ 82 लाख रुपए तक पहुंच गया है। यानी पिछले 7 साल में बजट में 522% की वृद्धि हुई है। और ये तब हुआ है जब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कई अहम योजनाएं बस पैसों की कमी से जूझ रही हैं और हजारों छात्र परेशान हैं। तब परीक्षा पे चर्चा के तहत प्रधानमंत्री के सेल्फी पॉइंट देश भर में तेजी से लगाए जा रहे हैं। केवल 2023 और 2024 के कार्यक्रमों के दौरान देश भर में 1111 सेल्फी पॉइंट्स लगाए गए थे, जिस पर 2.49 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बता दें, कहने को मोदी का ये कार्यक्रम शैक्षणिक कार्यक्रम है, लेकिन ये इवेंट मैनेजमेंट पर टिका हुआ है। एक तरफ मोदी की इवेंट मैनेजमेंट का खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन छात्रों की शिक्षा के फील्ड में खर्च की कटौती की जा रही है। इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी की योजनाएं, जिनके तहत नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम और प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम आते हैं, उनका बजट घट गया है। 2018-19 में केंद्र सरकार की इन योजनाओं का अनुमानित बजट 559.55 करोड़ रुपए था, जो 2025-26 में घटकर 429 करोड़ रुपए रह गया। यानी लगभग 23% की कमी हो गई। इसके अलावा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन समीक्षा के नाम पर 2021 से बंद पड़ा है। यह परीक्षा 1963 से चल रही थी और इसके माध्यम से हर साल कक्षा 10 के लगभग 2000 मेधावी छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति और स्नातकोत्तर स्तर तक मेंटरशिप दी जाती है। समीक्षा के नाम पर ही मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप के तहत पीएचडी कर रहे अल्पसंख्यक समुदायों के सैकड़ों शोधार्थियों की छात्रवृत्ति भी दिसंबर 2024 रोक दी गई है। ये छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय प्रदान करता है। फंड की कमी का हवाला देकर केंद्र सरकार ने वंचित समुदाय के करीब 60% छात्रों का विदेश में पढ़ाई का वजीफा भी रोक दिया है। यानी वो योजनाएं जिनसे छात्रों को सीधा फायदा मिलता रहा है, वो लड़खड़ा रही हैं। और दूसरी तरफ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में करोड़ों करोड़ रुपए झोंक कर सरकार प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार कर रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 75 साल बाद दूसरों को मौका देना चाहिए के बयान पर अब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बेचारे अवार्ड जीवी प्रधानमंत्री, कैसी घर वापसी है ये। लौटते ही सरसंघ चालक के द्वारा याद दिला दिया गया कि 17 सितंबर 2025 को वो 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री सरसंघ चालक से भी कह सकते हैं कि वो भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 के हो जाएंगे। एक तीर दो निशाने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 75 वर्ष के बाद व्यक्ति को रिटायरमेंट की बात कही है। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष के बाद व्यक्ति को दूसरों को अवसर देना चाहिए, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे मोरोपंत पिंगले के जीवन पर आधारित अंग्रेजी बुक के विमोचन समारोह में सरसंघ चालक ने उन्हें याद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वृंदावन में आयोजित संघ की एक बैठक में मोरोपंत पिंगले को उनके 75 वर्ष का होने पर सम्मानित करने का फैसला किया गया था। उस समय तत्कालीन सरकार्यवाह शेषाद्री ने मोरोपंत को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित भी किया था। उस समय मोरोपंत ने कहा था कि मैं 75 का अर्थ समझता हूँ। मोहन भागवत ने मोरोपंत को याद करते हुए कहा, ये उनकी एक सीख है। मोरोपंत पिंगले ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बिना किसी प्रचार के काम करने और 75 वर्ष के बाद संन्यास लेने की सीख दी थी। हालांकि संघ में किसी उम्र के हिसाब से रिटायरमेंट नहीं होता है और संघ को समझने वाले विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि वो खुद के रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि पीएम मोदी के जन्मदिन से पहले ये बयान आया है, तो इसके काफ़ी संकेत भी हैं। कुछ संदेश देने की बात कर रहे हैं। बता दें, पीएम मोदी का सितंबर में जन्मदिन है और वो सितंबर में 75 साल के होने वाले हैं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख पीएम मोदी को यह संदेश दे रहे हैं। राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिलवाया क्योंकि वो 75 साल के हो गए थे। अब देखते हैं कि क्या मोदी इसका पालन खुद भी करेंगे।
10 जुलाई को कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर के एक लेख को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। थरूर ने एक मलयालम अखबार में 1975 की इमरजेंसी को काला अध्याय बताया था। उन्होंने लिखा कि देश की जनता ने इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों का जवाब इंदिरा गांधी को बड़ी हार देकर दिया था। इस लेख के सामने आने के बाद कांग्रेस के ही एक सांसद मणिकम टैगोर ने बिना नाम लिए थरूर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जब कोई साथी बीजेपी की बातें दोहराने लगे तो वो पक्षी से तोता बन जाता है। उन्होंने कहा कि नकल चिड़ियों में प्यारी लगती है, राजनीति में नहीं। हालांकि उन्होंने उस साथी का नाम नहीं लिया, लेकिन थरूर का जिक्र किसी की नजरों से ओझल नहीं हुआ, क्योंकि पिछले महीने उन्होंने खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देने के लिए चिड़िया वाली उपमा का इस्तेमाल किया था। वहीं बीजेपी ने इस मौके को भुनाते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। बीजेपी प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को शशि थरूर की इमरजेंसी पर टिप्पणी से दिक्कत है। इसका मतलब है कि कांग्रेस आज भी इमरजेंसी जैसी मानसिकता को सही मानती है और उसे शर्म नहीं आती। हालांकि कांग्रेस ने अब तक थरूर के इस लेख पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने गुरुवार को दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात की। इससे पहले दोनों नेताओं ने राहुल गांधी से अलग अलग मिलने का समय मांगा था, जो नहीं मिल पाया। कहा जा रहा था कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर दोनों नेता राहुल गांधी से मिलना चाहते थे। बता दें, इससे पहले दिन में सिद्धरामैया ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है, मैं आपके सामने हूं और मैं ही कर्नाटक का मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने कहा कि शिव कुमार जो कह रहे हैं वही मैं भी कह रहा हूं, कोई खाली पद नहीं है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा दिल्ली में ये साफ साफ कहने के बाद कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का कोई सवाल ही नहीं उठता, उसके तुरंत बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान उन लोगों के लिए एक स्पष्ट और मजबूत संदेश है जो उन्हें हटाए जाने की बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज से इस तरह की सभी चर्चाएं बंद हो जानी चाहिए। पार्टी के सभी लोग जानते हैं कि राज्य में नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की हत्या कर दी गई। आरोप है कि पिता ने ही अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान 25 साल की राधिका यादव के तौर पर हुई। राधिका ने अपने करियर में कई मेडल जीतकर अपने परिवार और शहर का नाम रोशन किया था। वो एक टेनिस एकेडमी चलाती थी और बच्चों को कोचिंग देती थी। मामला गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाना क्षेत्र के सेक्टर 57 का है। पुलिस ने बताया कि घटना गुरुवार 10 जुलाई की सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास हुई। राधिका अपने माता पिता के साथ सेक्टर 57 स्थित एक घर में रहती थी। इसी घर के फर्स्ट फ्लोर पर यह घटना हुई। जांच अधिकारियों के मुताबिक राधिका यादव के पिता दीपक यादव इस बात को लेकर परेशान थे कि उनकी बेटी एक टेनिस अकादमी चला रही थी। लोग दीपक यादव का मजाक उड़ाते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई पर जी रहे हैं। यही बात उनके गुस्से की बड़ी वजह बताई गई। पुलिस के मुताबिक दीपक यादव चाहते थे कि राधिका अपनी टेनिस अकादमी बंद कर दें, लेकिन राधिका ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। गुरुग्राम में एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की हत्या मामले में पुलिस के मुताबिक लड़की के पिता ने बताया कि वो पिछले 15 दिनों से डिप्रेशन में थे। वजह थी कि समाज में उनकी बेटी के करियर और कमाई को लेकर लोग बातें बना रहे थे और उन्हें शर्मिंदा कर रहे थे। एफआईआर में लिखा है कि उन्होंने पुलिस को बताया कि वो इस अपमान को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उनकी मर्दानगी को ठेस पहुंची थी। लड़की की मां मंजू यादव ने पुलिस को बयान देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें बुखार है और उन्होंने कुछ नहीं देखा। यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर 56 थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस इस केस में और भी एंगल से जांच कर रही है, जैसे कि पिता को बेटी के अफेयर पर आपत्ति थी या फिर इंस्टाग्राम पर बनाए गए किसी सोशल मीडिया रील को लेकर नाराजगी। पुलिस ने बताया कि राधिका बहुत जिंदा दिल लड़की थी। वो अपने पिता के साथ ट्रॉफी जीतने पर डांस करती हुई रील्स बनाती थी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती थी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन की ओर से ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए जा रहे मेगा डैम को भारत के लिए वाटर बम बताते हुए गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पर्यावरणीय या जल सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि अस्तित्व के लिए भी खतरा है।
यह सैन्य खतरे के अलावा किसी भी अन्य समस्या से बड़ा होगा जो सीमावर्ती जनजातियों के जीवन, भूमि और संसाधनों को तबाह कर सकता है। समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में पेमा खांडू ने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय जल संधि का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और यही सबसे बड़ी चिंता है। खांडू ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, कोई नहीं जानता कि वो क्या करेगा। उन्होंने आगे कहा कि चीन से सैन्य खतरे को अलग रखते हुए मुझे लगता है कि किसी भी सैन्य समस्या से कहीं ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। ये हमारी जनजातियों और हमारी आजीविका के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा करने वाला है। ये काफ़ी गंभीर विषय है क्योंकि चीन इसका इस्तेमाल एक तरह के वाटर बम के रूप में कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पड़ताल यानी एसआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है क्योंकि सुनवाई के दौरान रोक लगाने की मांग नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत के चुनाव आयोग से आग्रह किया कि वो आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बिहार में किए जा रहे मतदाता सूची के एसआईआर में मतदाताओं की पहचान साबित करने के लिए आधार, राशन कार्ड और मतदाता फोटो पहचान पत्र को मान्य दस्तावेजों के रूप में अनुमति देने पर विचार करे। गुरुवार की सुनवाई के इससे एक बात साफ है कि उसने प्रक्रिया पर रोक लगाने का अभी कोई आदेश पारित नहीं किया। अब अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई बार पूछा कि उसने आधार कार्ड को पहचान के दस्तावेज के रूप में क्यों खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान के लिए 11 दस्तावेजों की सूची दी है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। ऐसे में हमें लगता है कि न्याय के हित में आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को भी पहचान के दस्तावेजों में शामिल किया जाए। कोर्ट ने आगे कहा, अब ये चुनाव आयोग पर है कि वो इन दस्तावेजों को स्वीकार करता है या नहीं, लेकिन अगर वो नहीं करता तो उसे इसके पीछे की वजह बतानी होगी, कारण बताना होगा और वो वजह याचिकाकर्ताओं को संतोषजनक भी लगनी चाहिए। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। वोटर लिस्ट विवाद पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई खास सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इस प्रक्रिया के जरिए नागरिकता की जांच करना चाहते हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा और कहा कि नागरिकता की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है, ना कि चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने कहा कि भारत का नागरिक होना वोटर बनने के लिए जरूरी है, जो संविधान के अनुच्छेद 326 में बताया गया है। उन्होंने कहा कि आखिरी बार 2003 में ऐसा स्पेशल रिवीजन हुआ था और अब इसे दोबारा करना जरूरी हो गया था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर नागरिकता जांच की ही मकसद है तो यह पहले किया जाना चाहिए था, चुनाव से ठीक पहले नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर की रिलीज पर रोक लगा दी है, जो 11 जुलाई को सिनेमाघरों में आने वाली थी। ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र सरकार ये तय नहीं कर लेती कि इस फिल्म को सर्टिफिकेट देने के फैसले को दोबारा जांचा जाए या नहीं। जमीयत उलेमा हिंद ने सेंसर बोर्ड के फैसले के खिलाफ शिकायत की है, जिसमें फिल्म को रिलीज को मंजूरी दी गई थी। इस मामले में 2 याचिकाएं दायर की गई थी, एक जमीयत उलेमा हिंद की ओर से और दूसरी पत्रकार प्रशांत टंडन की ओर से। उनका कहना है इस फिल्म के रिलीज होने से सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है, क्योंकि फिल्म एक बेहद संवेदनशील मुद्दे पर बनी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक याचिकाकर्ताओं की अर्जी पर सरकार फैसला नहीं ले लेती तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक रहेगी। भारत के शुभांशु शुक्ला और अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने की संभावना है। नासा और एक्सियम स्पेस ने इसकी जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार देर रात एक बड़ा ऐलान करते हुए कनाडा से आयात होने वाली सभी सामानों पर 35% टैरिफ लगाने की घोषणा की। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसके साथ ही उन्होंने अन्य व्यापारिक साझेदार देशों पर 15% से 20% तक टैरिफ लगाने की योजना का भी खुलासा किया। इस कदम को ट्रंप प्रशासन की व्यापार नीति में एक नया और आक्रामक मोड़ माना जा रहा है, जिसका मकसद अमेरिकी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।